नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टूडियो से बाहर आपके साथ लाइव कैसे उपस्थित हूँ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक एक्सटेंशन हमारे पॉडकास्ट का विच इज कॉल्ड द फॉल्ट लाइन्स, वेयर वी गो बियॉन्ड हेडलाइंस। यहाँ हम नेशनल और पॉलिटिकल न्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे और नैरेटिव्स, पावर गेम्स, आइडियोलॉजीज और उनके इम्पैक्ट पर शार्प एनालिसिस भी होगा। टीवी न्यूज के शोर से दूर वी विल decode the stories behind the noise. Bharat's changing political landscape to global fault lines redefining the world order. हम खुलकर हर बात पर चर्चा करेंगे और इन अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस में मेरे साथ होंगे वेटरन जर्नलिस्ट, राइटर एंड कॉलमनिस्ट जगी भसीन। वी विल एनालाइज डाइवर्स व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स जो मेन स्ट्रीम डिबेट्स में अक्सर मिस हो जाते हैं। चलिए आज का ये फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं जगी सर के साथ। हाय सर, हाउ आर यू? हाय लिपिका, वंडरफुल टू जॉइन यू एंड जिसे कहते हैं थोड़ा धमाल मचाते हैं। लेट्स हैव सम फन एंड और लेट्स हैव सम रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस। आपका जो ये इनिशिएटिव है, आई होप इट रियली रियली टेक्स ऑफ। थैंक यू, थैंक यू। हमारा इनिशिएटिव है सर ये। और जो धमाल की बात आपने की, तो सबसे बड़ा धमाल तो अभी जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है। बिल्कुल आई थिंक जो आज ही न्यूज आ रही है, कल रात गवर्नर ने फाइनली जो है असेंबली डिसॉल्व कर दी है बिकॉज ममता बनर्जी इज नॉट विलिंग टू गिव हर रेजिग्नेशन। बिल्कुल। अब आने वाले स्टेप्स को समझना ज़रूरी है आम पब्लिक के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही हैं। ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है अपील फाइल करने की बात की है। तो ज़रा हमें समझाएं कि ये हो क्या रहा है बंगाल में। लिपिका, मैं डेफिनेटली वो सब करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंडर देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड थोड़ा मैं इसे एक गंभीर नोट पे शुरू करूंगा। बंगाल के जो इलेक्शंस है लिपिका, दे आर अ माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया। मैंने ऐसे इलेक्शंस अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखे जहां पर इतना कुछ हुआ है। बोथ गुड एंड बैड, हाँ। बोथ गुड एंड बैड। बैड की तो थोड़े बात करते हैं। गुड तो ऑब्वियसली ये है कि लोगों ने फाइनली हिम्मत करके, भय को किनारे दर करके उन्होंने वोट कराया। उन्होंने कहा हमको ये सरकार नहीं चाहिए, हमको एक नई सरकार चाहिए। दैट इज द होप, दैट इज द गुड पार्ट। लेकिन सच में अगर आपको मैं बताऊं, तो जिसे कहते हैं पाप का घड़ा भर गया था, और वो जो पाप है वो उछल के अब बाहर आ रहा है। और अब समझ आ रही है कि क्या क्या कुकर्म बंगाल में चल रहे थे टीएमसी के शासन के अंदर। और क्यों? सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हम जैसे लोग भी जो कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, हम भी थोड़े बहुत डरे हुए थे कि कितनी हम बात कर सकते हैं बंगाल के बारे में, टीएमसी के बारे में, ममता दीदी के बारे में। क्योंकि एक टिरनी सिर्फ बंगाल में नहीं थी, उसके बियॉन्ड बॉर्डर्स में भी थी। कि कल पता चला कि बंगाल की पुलिस आ गई यहाँ पर आपको अरेस्ट करने। इतना फियर फैक्टर था। मैं आपको सच्चाई जो बोल रहा बिल्कुल सर। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि कई पोस्ट में, जो रीसेंट पोस्ट मैंने की है पोस्ट पोल, कई बंगाली लोग जो बंगाल से बाहर रहते हैं, बंगाल से बाहर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, they are now openly writing that we were so fearful of the whole regime that we never even thought of, putting anything out on public platforms, let alone speaking it out on even our family groups at times, because पता ही नहीं चलता था कौन कब कहाँ से कुछ लीक कर दे। अब लेकिन ऐसा क्यों है सर? मुझे समझ नहीं आया। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट somebody becomes so पावरफुल टू misuse द मशीनरी? एंड मुझे याद है अभी एक पॉडकास्टर थे, उनके घर पे बंगाल पुलिस पहुंच गई थी उनको अरेस्ट करने हूं। कुछ महीनों पहले। तो ऐसा कैसे होता है कि मशीनरी को इतना आप मिसयूज कर लो कि सेंटर में कोई और सरकार होते हुए भी, वो भी आपकी ऑपोजिशन की सरकार होते हुए भी, आप इतना कुछ असर्ट कर पाते हो? उसमें एक स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनाई थी जो कि विच वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। 15 साल से वो स्ट्रेटजी चल रही थी। ऑब्वियसली एक समय आ गया अब कि लोगों के बस के बाहर, मतलब दे कुडंट टॉलरेट इट। तो उन्होंने कहा कि इसको फेंको, ये सब ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। और फ्रैंकली आपको मैं एक चीज बताऊं, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, ये जो भाव है ना, जो लोग अब सड़कों पे उतर रहे हैं, मतलब कोलकाता में आप देखिए बाहर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ
द टाइम व्हेन ईस्ट जर्मनी जब आजाद हुआ था सोवियत यूनियन के क्लचेस से, जब हुँ, पोलैंड, बाल्टिक रिपब्लिक्स, लोग सड़कों पे उतर आए थे, वो खुशियां जो मना रहे थे, वही नजारा हम भारतवर्ष में अपने ही मतलब बंगाल में देख रहे हैं कि लोग वही खुशियां, कि एक जैसे टिरनी का जो दौर है वो खत्म हो गया है। हाँ, हाँ, तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि ये सब चल रहा था और कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। क्योंकि ममता दीदी ने क्या करा था वेरी स्ट्रेटेजिकली, और ये स्ट्रेटेजिक था कि उन्होंने पूरा एक जिसे कहते हैं एक क्लोक, एक पहनावा बनाया हुआ था सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म का, कि हम जो हैं वी आर कम्युनली, हम सबको मतलब वी आर नॉट कम्युनल पीपल, हम सब कम्युनिटीज के मतलब उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और एक जिसे कहते हैं बहुत ही एक अच्छा सा एक चोगा सा ऊपर से पहनाया हुआ था, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था। लोग ये नहीं समझ पाए थे कि सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर अंदर जो सब पाप का, जैसे मैंने कहा था, घड़ा बढ़ता जा रहा था। और वो क्या हो रहा था, आप देखिए कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, सारी इंडस्ट्री तो आपने बाहर निकाल के फेंक दी, कोई इंडस्ट्री के नाम की चीज नहीं वहां पर। आप लोगों को डोल दे रहे हैं, और ये भी बाय द वे इन पार्टीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, 1000 रुपया दे दिया, 1500 रुपया दे दिया, कि आप हमको ऊपर से हमने आपको पैसे दे रहे हैं, बस अब मुंह बंद करो। और गांव है तो उसके बाहर वोट जैसे हम कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। शहरों में, लिपिका, मेरे पास अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अपस्केल जो लोकेलिटीज है, वहां पर जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, पिछले इलेक्शंस में वहां के कॉलोनी के गेट्स बंद हो जाते थे। टीएमसी के लोग उनको ताला लगा देते थे कि आप बाहर जाके वोट नहीं करेंगे। दीज रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट नाउ। इस इलेक्शन में ऑब्वियसली सीआरपीएफ थी, तो उनकी पिकेटिंग थी, चप्पे चप्पर पर थे, तो लोगों ने हिम्मत करके बाहर निकले और उन्होंने वोट करा। मगर पिछले इलेक्शन में लोगों को बाहर निकलने का वो साहस भी नहीं होता था, और उनको निकलने भी नहीं दिया जाता। दोनों चीजें हो रही थी। इस लेवल पे गया हुआ, जो भी आप चीज देखें, अगर आपने घर बनाना है, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेता चाहिए, आपको रोड़ी चाहिए, आपको स्टील चाहिए, हर चीज पे रेट कार्ड था। हर चीज पे आपको यहां से लेना है, इससे लेना है, इतनी कमीशन देनी है। देयर वाज करप्शन एट एवरी लेवल। मैं अभी इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले, इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिस्ट इज अ वेरी हार्ड कोर लेफ्ट हाँ, लिबरल मैजिक मैगजीन। जी, मैं जी, तो दंग रह गया लिपिका, वो जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं ममता दीदी को और टीएमसी को। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि ये चली गई, नहीं तो इसने तो जिसे कहते हैं ना हद ही कर दी थी। दिस इज इकोनॉमिस्ट, मतलब उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें कहीं उन्होंने पॉइंट्स रेज करे हैं। और उन्होंने कहा कि अच्छा है कि एक बीजेपी की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आ गई है, तो खैर इस मतलब कि भारत तरक्की कर रहा है। मगर ये जो पर्टिकुलर बंगाल है, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं एक एक आइसोलेटेड स्टेट। इट डिडंट सीम टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इन अ सर्टेन सेंस। और हुँ, इनकी स्ट्रेटजी एक और थी कि जितने आपके बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें एक तरीके से आप ऑटोनोमस बना रहे थे कि भैया देखो ऐसा है, हम तो बांग्लादेश से रोहिंग्या कोई आना चाहता है, बांग्लादेशी आना चाहता है, उसको आधार कार्ड हम दे देंगे, उसको ये सब हम कर देंगे, उसको हम बसा देंगे यहाँ पर। बॉर्डर फेंसिंग नहीं हम होने देंगे। 800 किलोमीटर से ऊपर बॉर्डर फेंसिंग वाज नॉट अलाउड, द लैंड वाज नॉट गिवन। मतलब हाँ, ये सारी अब जो डिटेल्स बाहर आ रही हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक सेमी ऑटोनोमस जोन बना दिया हाँ, है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का है। उसके ऊपर से अब वीडियोस निकल के आ रहे हैं जो अत्याचार नाबालिग लड़कियों के ऊपर किया गया, जो रेप के, और जो मतलब एक्सप्लॉइटेशन जो करी गई है, मतलब। तो ये जो पूरा का पूरा, इट्स टाइम नाउ वी हैव टू कम आउट एंड ओपनली कि ये दोबारा दौर ना आए। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं एक बोलूंगा दीपिका, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ममता दीदी ने क्या करा था, उन्होंने रीजनलिज्म को गुंडागर्दी में बदल दिया। हाँ, रीजनलिज्म का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो आपको याद होगा लालू जी के टाइम था, मुलायम सिंह यादव के टाइम था, वाज इन टर्म्स ऑफ एन आइडेंटिटी, अ स्टेट आइडेंटिटी, विच इज फाइन कि एक हमारी हर स्टेट में, अब तमिलनाडु में एक तमिल प्राइड है, एक तमिल आइडेंटिटी है, तो बंगाली आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई नहीं। तो हुँ, उस हिसाब से रीजनलिज्म अच्छा था। लेकिन रीजनलिज्म का परवर्जन
रीजनलिज्म को म्यूटेशन जिसे कहते हैं, वो ममता दीदी ने इस लेवल तक ले आए कि मतलब इसे कहते हैं कि एक गुंडा राज चल रहा था पूरे बंगाल के अंदर, एंड इट डिडंट सीम टू बी अ पार्ट ऑफ द कंट्री। इट्स एज ट्रू, सिंपल एज दिस। ट्रू। इस लेवल तक बात पहुंच गई। नहीं, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें करी सर। एक तो ये कि गवर्नमेंट्स यूजुअली जो है दे आई मीन एक प्रचलन चल गया है कि हमारे ऊपर गरीब जो हमारा स्टेट का जो वो है जनता है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कुछ उनको पैसे या कुछ सुविधाएँ देते रहें। इतना ना दें कि वो स्वावलंबी हो जाएँ, लेकिन इतना देते रहें कि वो हमारे ऊपर परपेचुअली डिपेंडेंट रहें। एंड आई थिंक ये एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी है जो काफ़ी समय से बंगाल में काम करती आ रही थी। अ, इसके कुछ पार्ट्स हम कुछ अंश हम केजरीवाल जी की सरकार के दौरान भी देखते हैं, रेवड़ियाँ बाँटने वाली जो बात होती है, तो आज देखते हैं तो बीजेपी भी उसी ढर्रे में चली गई है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बात आपकी सही है कि कई लोगों ने अब खुल के जो है इस बारे में अपने जो व्यथा है या अपनी जो दुःख है या द काइंड ऑफ टॉर्चर दैट दे वेंट थ्रू, वो अब शेयर करना शुरू किया है। तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि how is it possible कि the rest of the India was so uh, unaware of what was happening inside? मतलब हम कैसे एक पूरे क्षेत्र को, एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल क्षेत्र को एकदम इतना सिक्लूडेड करने दे रहे थे कि वो जो है बाकी हिंदुस्तान या भारत को कुछ पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो रहा है। मतलब अब तो ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि कई बार मतलब मेरे अभी भी आपसे बात करते वक़्त सोच-सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ आप देखो जब से ये इलेक्शन जीते हैं तब से रोज़ कुछ ना कुछ और नॉट जस्ट बिफोर इलेक्शंस। आप देखिए अभी शुवेंदु अधिकारी के जो है पीए को एक इन्होंने को they've killed him in cold blood and ये तब हाल है जब ये पावर में नहीं है। तो जब बिल्कुल। पावर में रहे होंगे तो इन्होंने कितना ज़्यादा एक्सट्रीम मूव लिया होगा। लेकिन इसी से एक और बात उठती है सर कि एक साइज़ेबल जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है ऑफ रोहिंग्याज़, they've already settled in। वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं बंगाल को। एक साइज़ेबल पॉपुलेशन है ऑफ नॉन बंगालीज़ जो बंगाल को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो आप इस सिचुएशन को कैसे डेवलप होते देख रहे हैं आने वाले दिनों में वंस द रेन्स आर टेकन ओवर बाय बीजेपी? हाउ डू यू सी दिस इवॉल्विंग? क्योंकि सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। इट्स नॉट इजी टू नॉट एट पुश ऑल, बैक। नॉट एट। अभी कुछ कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में जो है हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वी लिटरली फिजिकली पुश देम बैक। बट लाखों की संख्या में जब कोई सेटल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को आप कैसे इवॉल्व होते देख रहे हैं? पहली बात तो हेमंता जी सीएम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं? वो कुछ तो पता नहीं है, अभी बड़ा बनेगी प्रश्न है। कब? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी। असम पर आएँगे क्योंकि असम इज़ अनदर एक्साइटिंग बिल्कुल। स्पेस। जी। तो मैं एक रिफ्रेश करूंगा एक बड़ी वो ये आपने ये कहावत अंग्रेजी में सुनी होगी, व्हाट हैपेंस टुडे इन दिस प्लेस हैपेंस इन द रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस। आपने ये कहावत सुनी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुराइयां बंगाल में होती हैं वो भारतवर्ष में कल दोबारा हो सकती हैं। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। और वो हुँ, बुराई क्या है जो बुराई हुई है वहां पर? मैं थोड़ा लिपिका एक आपको एक हटके एक अपना आर्गुमेंट दूंगा। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर अभी भी काफ़ी फ़ोर्सेस हैं और सर्टेनली बाहर तो हैं ही हैं ये आपके। और वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बांग्लादेश में है, आपकी जमात-ए-इस्लामी है, पाकिस्तान से आईएसआई, ये सब फ़ोर्सेस हैं। कुछ हद तक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सीआईए का भी हाथ हो सकता है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स आर टू क्रिएट अ मणिपुर टाइप सिचुएशन इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। मतलब अब इस मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। ये इट विल कम डाउन टू दैट कि एक तरह से मैंने ये यूज़ वर्ड करा था ऑटोनॉमी। ऑटोनोमस इन्होंने बना दिया था कि यहाँ पर एक तरह से हमारा ऑटोनोमस जंगल राज चलेगा, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। यानी कि आपको तो याद ही होगा उस समय, मतलब ये तो बातें सबके सामने कोई छुपी नहीं है कि जो हिंदू कम्युनिटी है दुर्गा पूजा में ठीक तरह से पार्ट नहीं ले सकती थी, प्रोसेशंस अपने निकाल नहीं सकते थे। मतलब इतनी पाबंदियां लगी हुई थी।
और जो वहाँ का जो तो माइनॉरिटी, मतलब वो तो मेजॉरिटी समाज हो गया ना वहाँ पर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो दे वर कॉलिंग द शॉट्स कि ये हम आपको बता रहे हैं कि ये रूल बुक है भैया, इसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो घर में घुस के आपको हम कुछ भी कर सकते हैं। So the point which I am saying is this Manipur type of situation can develop अगर we are not careful. इसका हमें बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं, और आज अच्छी बात है कि अमित शाह जी, he has landed in Bengal today and I'm sure he will take the situation, stock of the situation. लेकिन मुझे लगता है कि आप वो पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि वो जो आईपीएस ऑफिसर यूपी से आए थे योगी जी के अजय, जी, जी। जी, तो हमें ऐसे कई लोग चाहिए वहाँ पर, बंगाल के अंदर, जो स्थिति को पकड़ में ला सकें, कंट्रोल में ला सकें। And they हुँ, will have to keep on the CRPF and the central forces in all these places for a long period of time. और एक टाइम आएगा कि आपको जितने एजेंट प्रोवोकेटर्स हैं, आपके जितने, और मैं तो ये गुंडा भी नहीं बोलूँगा, गुंडा इज़ अ वेरी स्वीट वर्ड कंपैरेटिवली। दीज़ आर नियर टेररिस्ट जो आपने वहाँ पर पाले गए हैं, पाल रखे हैं, जी। पाल रखे हैं, और अभी भी बहुत हैं। अभी एक न्यूज़ आइटम आया था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टॉक टू बांग्लादेश कि आप 3,000 जो लोग हैं आप वापस कीजिए। व्हाई आर यू टॉकिंग टू देम? यू विल हैव टू बी मच मोर टफर। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वो खैर एक सेपरेट इशू है पूरा, लेकिन हमको एक बहुत ही कड़क नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो ये सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है, but एट द सेम टाइम आई कैन, देयर इज नो टाइम, जिसे कहते हैं कोई ग्रेस पीरियड यहाँ पर नहीं है कि आपके पास ग्रेस पीरियड है कि आप 100 दिन के बाद हम असेसमेंट करेंगे कि हाउ द बीजेपी गवर्नमेंट, यू हैव टू स्टार्ट डिलीवरिंग फ्रॉम डे वन। 1. No, absolutely. And the way the statements are coming in from Bengal, yeah, from Bangladesh, अगर आप बांग्लादेश के लीडर्स को देखें, the kind of statements that they've been making, it's horrifying. I mean, even the thought of it कि आपका एक पड़ोसी मुल्क, एक छोटा-सा मुल्क जिसको आपने ही फ्रीडम दिलवाई, वो आज आपको आँखें दिखाते हुए ये बोल रहा है कि ममता दीदी आप जो है चिंता ना करें, आप चाहें तो हम यहाँ से पूरी फ़ोर्स आपके उसके लिए भेजेंगे। So what बिल्कुल। kind of situation are we expecting for them to create? I mean, one can only imagine the kind of nexus that was prevalent during Mamata Banerjee's time. लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता दीदी को लिटरली धकेलना पड़ेगा अपनी जगह से? क्या होने वाला है? देखो, ममता दीदी का दो तीन चीजें हैं लिपिका। ममता दीदी इज 72 ईयर्स ओल्ड। तो अगर आप सिर्फ आप इलेक्शंस के हिसाब से देखो तो शील बी 77 बाय द टाइम हर टर्न कम्स। मगर वो प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि ये 5 साल का जो अंतराल है, इसके अंदर वो क्या क्या कर सकती है। तो अ, अब तो खैर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टीम से अंदर के अंदर भी स्प्लिट हो सकता है, वो सब चीजें ठीक है, और हो भी सकता है उसमें बीजेपी कुछ उसमें उन्होंने अपने लोगों को लगा दिया हो कि चलो भाई ये भी करवाओ। बट शी स्टिल इज अ वेरी डेंजरस अपोनेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बिकॉज स्ट्रीट एजिटेशन जो ममता दीदी को करना आता है, वो मुझे लगता है अभी शायद कोई भी नहीं कर सकता, शुभेंदु भी शायद ना कर पाए। जिस तरीके से स्ट्रीट एजिटेशन की वो उन्होंने मास्टरी है, तो शी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब शी कैन इंश्योर कि ये जो गवर्नमेंट है ये सेटल डाउन हो ही ना कोई गलती कर दें, कोई ना कोई मिसस्टेप हो जाए। अब देखिए ये जो असैसिनेशन हुई है, हुँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सरप्राइज, सिक्योरिटी कहाँ थी उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। अ, जो भी है, मतलब आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, आपको ये चीज़ों को सोचना चाहिए था। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, मैं अभी तक विजुअल देख रहा था कि अभी तक कोई प्रोमिनेंट लीडर फैमिली के पास अभी तक नहीं पहुँचा। पहुँचना चाहिए, सहानुभूति दीजिए, बात कीजिए। मदर ऑब्वियसली इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन। तो माय पॉइंट इज़ द बीजेपी इज़ ऑलरेडी ऑन टेस्ट। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो टाइम। आपके पास टाइम तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको सिचुएशन आप आराम से बैठ के आप, और ये जो नाटकबाजी आई होप ना चले कि शुभेंदु डिजर्व्स टू बी द चीफ मिनिस्टर। मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आप उसको नहीं बनाएंगे, वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। मैं और अभी ये इसी पे आने एक वाली। एक लार्जर क्वेश्चन है लिपिका, अगर हम खुल के बात कर रहे हैं। एक धारणा है, पता नहीं कितनी सच है या नहीं है, मगर बीजेपी के अंदर यह धारणा है कि सीएम्स को हमेशा वीक रखना चाहिए।
अगर ये धारणा सच है तो ये तो फिर वो कांग्रेस वाली पुरानी नीति होगी ना, मतलब जिसमें कि एक इंदिरा गांधी होती थी, एक आपका टॉप लीडर होता था, बाकी सब सीएम जो थे मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। वो चीज नहीं चाहिए। नई बीजेपी, एक न्यू इंडिया, नए भारत के अंदर आपको सीएम्स भी योगी तरह के, मतलब जो उनमें काबिलियत है उस तरह के कैलिबर के सीएम्स चाहिए। चाहिए। ऑलरेडी वॉइसेस आर बीइंग रेज्ड इन दिल्ली कि दिल्ली की जो गवर्नेंस है इतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि द सीएम प्रॉब्ली इज नॉट सो इफेक्टिव। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी बीजेपी को। चैलेंज बहुत जबरदस्त है। अ, और मैं ये कह रहा हूँ, माय शॉर्ट पॉइंट इज कि चैलेंजेस आपको कहाँ कहाँ से अलग अलग तरीके से आएंगे अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अभी भी साथ में मिले हुए हैं अगेंस्ट इंडिया एंड बिल अगेंस्ट बंगाल। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि बिहार में भी अगर हम देखें तो इनका सीएम का जो चॉइस है, now the बिहारी population themselves have started raising concerns कि आप इस तरह के एक बैकग्राउंड जिसका जो है एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको मतलब सेवेंथ फेल व्यक्ति को आप जो है वहां पे सीएम बना के रख रहे हैं, आप किस तरह का मैसेज भेजना चाह रहे हैं। इसी बात पे अब हम आते हैं असम पे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक प्रचंड जीत जो है थर्ड टाइम, विच इज actually a big achievement for any sitting chief minister to have. हिमंत बिस्वा शर्मा के लीडरशिप के अंदर असम में जो है बीजेपी अगेन came back with a huge majority of votes. बिल्कुल। लेकिन सडनली फिर से चर्चा आई है कि शायद हिमंत जी को तीसरी बार सीएम नहीं बनने दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? अब मुझे नहीं पता कि ये रूमर्स कहाँ से फैले, एंड आई जस्ट होप बिकॉज दे आर नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये हुआ तो बहुत ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। एक तरह से आप समझ लीजिए जब बंगाल बीजेपी के मतलब पाले में नहीं था, तो असम वॉज द स्टेट, द मेन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि बीजेपी की इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस है। और एंटी नेशनल एलिमेंट जो है उसने मतलब, और ये हिमंता की ही मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी हिज फोर्सफुल गवर्नेंस, जिसकी वजह से जितने आपके एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जितने ये तरह के एलिमेंट्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन है, उसने बिल्कुल ही एक तरह से उनको कंट्रोल करा हुआ। हम्म। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बोथ हिमंता और शुभेंदु, शुभेंदु वाज इन टीएमसी बिफोर ही केम टू द बीजेपी, हिमंता वाज इन द कांग्रेस बिफोर ही केम एंड जॉइन्ड द बीजेपी। तो करेक्ट। ये तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जो निपुणता है वो एक कैलिबर जो है वो अलग है, और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट थ्रेटन्ड बाय इट। तो अगर कई फोर्सेस हैं बीजेपी के अंदर विच आर फीलिंग थ्रेटन्ड कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग सीएम हो गया, बिकॉज एक और बात जो चल रही है, काफी देर से चल रही है, अभी की बात नहीं है, कि आपको याद होगा कि एक बहुत डेकेड्स पहले, आप तो खैर बहुत छोटी है, मगर एक एक चर्चा चलती थी आफ्टर नेहरू हु, तो उसी का वेरिएशन अभी भी चलता है कि आफ्टर मोदी हु, मोदी को। मोस्ट प्रोबब्ली मोदी विल बी इन 2029। मगर तब भी एक सेकंड लाइन टॉप लीडरशिप में कौन है, और हिमंता का नाम बहुत ऊपर आता है उसके अंदर, कि हिमंता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर along with योगी ऑफ कोर्स एंड अमित शाह एंड ऑल दीस अदर पीपल। तो कहीं पर आई होप, आई जस्ट होप, ये तो मैं अब अपनी होप कर सकता हूँ कि कहीं ऐसे हमारे बीजेपी के अंदर फोर्सेस नहीं हो जो कि हुआ फीलिंग थ्रेटन्ड बाय हेमंता, क्योंकि आपने हेमंता को हटा दिया और आप किसी और जिसे कहते हैं यस मैन को करो आपने वहां पर बैठा दिया। मुझे नहीं लगता फिर वो असम को कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज असम में अभी भी बड़ी वॉलेटिलिटी है, मगर ये वॉलेटिलिटी जो है ना, वो आपको शायद सत्य के ऊपर दिखाई ना दे, मगर नीचे बहुत है। ट्रू। अभी भी डोरमेंट है, अल्फा के कार्डर्स, ये सब। और अगर आपको, आप तो जानती होंगी शायद, एनआरसी जो है अभी असम में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और तो किसी स्टेट में इतनी हुई है नहीं हुई है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको सेटबैक मिल जाएगा अगर हिमंता जो है, अगर उनको निकाल दिया गया। तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये होगा, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, मगर अगर ऐसी सोच है तो बहुत ही डेंजरस सोच है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट इन अ वे, और इसका सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ भी पूरा कनेक्शन है।
तो ये बिल्कुल। सारा जो है वीक पड़ जाएगा, आपका पूरा का पूरा आपका जो बॉर्डर आपकी जो स्टेट्स हैं। थिंकिंग है, उसमें जी, कमज़ोरी आ जाएगी। जी, जी। नहीं, बॉर्डर स्टेट्स को सिक्योर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग सीएम्स और स्ट्रॉन्ग लीडर्स वहाँ होने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, अ, एक ओर हम देख रहे हैं बंगाल में हिंदुत्ववादियों की एक सुनामी सी आई जिसकी वजह से आज बीजेपी जो है कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन आवर लाइफ टाइम्स we'll see this happening. Bengal kind of reclaiming its Sanatan, identity with such बिल्कुल। massive support to BJP. But और दूसरी तरफ हिमंत बिस्व शर्मा हैं जो एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी लीडर की तरह जो है जाने जाते हैं, उनके स्टेटमेंट्स बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं। अ, और वहीं एक तीसरा इलेक्शन हुआ तमिलनाडु में और फिर से एक चर्चा हुई कि देखिए हमने जो है केरल से और तमिलनाडु से जो है ये हिंदुत्ववादी जो बीजेपी है, ये फासिस्ट बीजेपी है, उसको जो है हमने धकेल दिया है। हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उस जाल में फंसे। हुँ। अ, कैसे देखते हैं आप तमिलनाडु में क्या हो रहा है? अभी टीवीके को जो है 108 सीट्स पे वो जीते हैं। उन्हें मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, अपना ये मेटल को प्रूव करने के लिए उन्हें एक मिनिमम नंबर जो है अचीव करना पड़ेगा। गवर्नर उन्हें वापस भेज चुके हैं। ऑलरेडी हल्ला-गुल्ला शुरू हो गया है कि देखिए ये इन्हें सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं और बीजेपी स्टेटमेंट्स दे रही है कि नहीं-नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं सिचुएशन को? जो गवर्नर ने अभी तक 2 बिकॉज़ विजय जो है वो 2 बारी मिल चुका है गवर्नर को और दोनों बारी द गवर्नर वाज़ नॉट कन्विंस्ड ही हैड अ मेजॉरिटी। तो टेक्निकली गवर्नर साहब भी सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, उनको कहिए चलिए आप जो है आप जॉइन करिए और देन यू प्रूव योर स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्योंकि कल अगर सपोजिंग ये मामला सपोजिंग कोर्ट्स तक भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो मोस्ट प्रोबब्ली यही डिसीजन होगा कि इट हैज़ टू बी द मेजॉरिटी हैज़ टू बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो करेक्ट। इसमें ऐसी क्या एक बड़ी मतलब रॉकेट साइंस है जो कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि आप प्रूव करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और ये तो है नहीं कि आपकी एक सीट है बीजेपी की इन एआईडीएमके और अगर पहली बात तो एआईडीएमके और डीएमके इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर किसी तरीके से मान भी लिया जाए वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और आप ये सोच रहे हैं कि वो मिलके जो है और प्लस दूसरी बाहर की पार्टीज़ को मिला के आप 120 सीटें कर लेंगे और टीवीके के पास जितनी कितनी 108 या जितनी भी सीटें हैं, दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट एनी लॉन्गर। स्ट्रैटेजी शुड हैव बीन कि आप विजय को चांस दीजिए क्योंकि अभी एक पॉपुलर सेंटिमेंट है उसके साथ, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मुझे लगता है कि विजय गलतियां करेगा, 100% करेगा, ही इज टू इमेच्योर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है लिपिका, उसके बारे में पता नहीं कितना लोगों ने उसको समझा या नहीं समझा। विजय इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर। अब आप कहेंगे कि घर वाले अगर करें तो क्या बुराई क्या है। द फादर इज एक्चुअली इवन मोर एम्बिशियस देन द सन। जो फादर जो हैं आई थिंक वो फिल्म डायरेक्टर थे और वो ही मतलब कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा जो है पॉलिटिक्स में आए। एक पॉइंट आया था कि विजय ने अपने फादर के ऊपर केस कर दिया था बाय द वे कोर्ट्स में। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, ये बैकग्राउंड है इन लोगों का मतलब। तो एनीवे नाउ अब रिकंसिलिएशन हुँ। हो गया है। तो ये जो कांग्रेस के साथ जो टाई अप हुआ है टीवीके का, इसके पीछे फादर का हाथ है। अच्छा, अब मैं ओह! आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ। हुँ, फादर जो हैं, ही इज़ अ कन्वर्ट। यस। फादर इज़ अ कन्वर्ट। हाँ, तो अगर कोई रैशनल अमित शाह जी के दिमाग में अगर हो सकता है कि थोड़ा इसको डिले करवाया जाए, वो यही हो सकता है कि फादर वांटेड कांग्रेस की पैच की जो इनका टाई अप हो जाए टीवीके का। सो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे मैं कम्युनल वो इसमें नहीं जाता, मगर तब भी मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ कि दे विल बी लाइक कैथलिक इंस्पायर्ड पार्टीज। द क्रिश्चियन एलिमेंट विल कम इन कि इस स्टेट के अंदर थोड़ी-सी हिचकिचाहट हो सकती है कि क्या हम चाहते हैं कि एक कम्युनल सिचुएशन फिर मतलब एक जिसे कहते हैं कि बाहर के फोर्सेस का इंटरफेरेंस शुरू हो जाए। तमिलनाडु इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इट इज वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब वहां पर टीवी
ये भी जो है क्रिश्चियन है, और कोई बुराई नहीं, आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी हो, जो भी है। मगर हमने अब देखा है कि ये सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म के नाम पर द मोस्ट रैबिड कम्युनलिज्म इज प्रैक्टिस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये बहुत डेंजरस एक चीज हो जाती है कि ये जो सेक्युलरिज्म है ये कम्युनलिज्म में ऐसे बदल जाता है। वो हमने बंगाल में देखा है। जी। तो ये भी एक जो सोच हो सकती है, आप कह लीजिए कि एकदम हरी झंडी नहीं दिखानी गवर्नर ने कि विजय तुम बना लो अलोंग विद द कांग्रेस, बिकॉज हम्म। दे फियर मे बी ये एक फोर्सेस की एक अलाइनमेंट हो जाएगी जिसमें एक चर्च को ये एक बैकडोर एंट्री मारेगा इन द रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये फियर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट कि ये सच है या नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी एक चर्चा इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर है। तो ये शायद सोच हो सकती है। अदरवाइज सतह पे अगर आप देखें तो कोई रीजन नहीं है कि आप विजय को चांस ना दें। मैं तो कहता हूँ उसको चांस दीजिए। मुझे लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा। दिस स्टेट इज हेडेड फॉर न्यू इलेक्शंस इन द नेक्स्ट 2 years, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। दैट्स अ बिग थिंग दैट यू हैव सेड। बहुत मुश्किल है क्योंकि हाँ। स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बहुत ही देखिए, इसमें हर पार्टी लड़ी हुई है एक दूसरे से, डीएमके, एआईडीएमके, टीवीके डजंट वांट टू सी देम। और ये जो खिचड़ी है ये उतनी ही चल सकती है जितनी की चल सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं चल सकती। नहीं चल सकता। तो ये एक इसका एक लिमिटेड इसका जो होगा, सो लेट्स वेट एंड सी। बट मुझे लगता है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन ये है कि आप टीवी को चांस दीजिए। बाकी देखते हैं यंग मैन क्या करता है। बाय द वे, द यंग मैन इज नॉट सो यंग। ही इज लिटिल लेस देन 50 years old. ही इज नॉट सो यंग जितना लोग समझते हैं। Yeah, another 50-year-old very soon who's going to be But big he is trouble. relatively young compared to all the others. ट्रू। लेकिन सर इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चर्चा का विषय उठता है, एंड वी यूजुअली सी दिस हैपनिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इज अबाउट दिस हिंदुत्व ब्रेक थ्रू। व्हाई डू यू थिंक बीजेपी इज नॉट standing out as a favored party in the southern states? What is the reason behind that? What do you see? Because you've been observing these states, in fact the whole country, for so many decades, and the change and shift in power, ऐसा क्या है कि अभी भी रीजनल पार्टीज का डोमिनेशन साउथ सदर्न स्टेट्स में अभी भी रह गया है? इन अ वे, अगर हम सही कहें तो सही मायने में they've been able to push back to big national parties out of the political playground there. देखो, उसकी दो वजह हैं दीपिका। एक तो मैं आई डोंट कंप्लीटली एग्री। ऑलरेडी बीजेपी ने काफी इनरोड्स कर लिए हैं। देखिए, कर्नाटका के अंदर तो ऑलरेडी आप पूरा वो बेल्ट देख लीजिए, मैसूर, मैंगलोर, ये सब जो एरियाज हैं, इवन मैंगलोर और बड़े एरियाज हैं कर्नाटक के अंदर, which are supportive of the BJP or the pro Hindutva, whatever. If I'm using that general term, policies. केरला के अंदर भी इनका जो है बेस बनता जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में एक प्रॉब्लम दूसरी है। तमिलनाडु स्टिल हैज टू कम आउट ऑफ द द्रविडियन फेज। तमिलनाडु के जो इलेक्शंस जो क्लोजली लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो सबसे बड़ा प्रश्न उनके दिमाग में ये था, will these elections put an end to the Dravidian brand of politics? और Dravidian brand of जो politics है वो बिल्कुल अलग है भाई। तब उसकी Hmm. सोच जो है, जो पेरियार की सोच है, वो बिल्कुल अलग है कंपेयर टू व्हाट द रेस्ट ऑफ द कंट्री थिंक्स। मगर वो नहीं हुआ क्योंकि द द्रविडियन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सर्वाइव्स। जो डीएमके तो ऑफ कोर्स उसका हार्डकोर उसका प्रोपोनेंट था, मगर Hmm. वो अभी भी एडीएमके है, टू सम एक्सटेंट इवन टीवी के अंदर भी है। तो Hmm. आई वुड से द बीजेपी हैज मेड गुड इनरोड्स, ऐसी बात नहीं है साउथ में। मगर एक जिसे कहते हैं लेगेसी सिचुएशन है, लेगेसी सिचुएशन एज आई सेड, ये द्रविडियन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा, कांग्रेस एक्चुअली ट्रेडिशनली हैज बीन क्वाइट स्ट्रांग इन द साउथ। Hmm. जिस तरीके से कांग्रेस को उखाड़ा गया है नॉर्थ इंडिया के अंदर और वेस्ट में, उस तरीके से फॉर वेरी हिस्टोरिकल एंड लेगेसी रीजंस कांग्रेस उखड़ नहीं पाई। मतलब उखाड़ नहीं पाए जो आपके बीजेपी और हिंदुत्व Hmm. फोर्सेस हैं, Hmm. उनके प्रेजेंस अभी भी है। और ये जो सेक्युलरिज्म का भूत है, सेक्युलरिज्म का भूत मैं कह रहा हूं,
उसकी एक और वजह है क्योंकि कांग्रेस के ज़माने से जब उनकी गवर्नमेंट्स थी, जितने आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो आइदर कश्मीर से होते थे या आपके साउथ से आते थे। So हुँ, there has been representation in the corridors of power from the south vis-a-vis the Congress for a long time. तो एक जिसे कहते हैं सेंटिमेंट कह लीजिए, एक लेगेसी फैक्टर है, एक एक कंफर्ट फैक्टर है, नहीं नहीं कांग्रेस तो ये हमारी पार्टी है, क्योंकि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो एक साउथ की पार्टी बन के रह गई है। इट इज नो हुँ। लॉन्गर अ पार्टी ऑफ द नॉर्थ और ऑफ द ईस्ट और ऑफ द वेस्ट, इट इज अ probably a south based party in a 2 or 3 states. तो देर आर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई, मतलब जिसे कहते हैं बीजेपी का अभी जम रही है, मगर मुझे लगता है 5-10 साल मिलेंगे। और एक चीज आप मत भूलिए, अमित शाह जी जो हैं वो ना वो जिसे कहते हैं ही इज द मैराथन रनर, ही डजंट बिलीव इन 100 मीटर हुँ। स्प्रिंट्स और कि मतलब मेरे को एक स्प्रिंट करना है, ही थिंक्स लॉन्ग टर्म। बंगाल के अंदर भी उन्होंने 15 साल ले लिया ना कि मतलब बंगाल को उखाड़ना, तो ट्रू। की प्लानिंग जो है वो अगले 10-15 साल तक जाती है। सो द साउथ इज वेरी मच ऑन द रडार, ऐसी बात नहीं है। नो ऑफ कोर्स इनफैक्ट जनसंघ जिससे बीजेपी आई और जो डीएनए है वो डीएनए ही वही है कि 2 सीट्स पे भी वो उतने ही लड्डू बांटते हैं जितना वो 208 सीटें मिलने पे बांटते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है लिपिका, मैं उसके बारे में अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ी बात जी करना बिल्कुल। चाहूंगा। एक हाँ, जो सबसे बड़ी जो वीकनेस बीजेपी की मुझे जो दिखाई देती है, जी। इट कुड बी स्ट्रैटेजी, पर मुझे स्ट्रैटेजी नहीं वहां दिखाई दे रही। हम्म। आपने कभी नोटिस करा है कि जितने आपके लिबरल जो संवाददाता हैं, कमेंटेटर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, तो अभी तक अभी भी पीएमओ से लेटर्स जाते हैं, उनका कोई बड़ा बर्थडे है, बहुत ही अगर इम्पोर्टेंट एनिवर्सरी है, उनको विश करा जाता है, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड ऑल दैट। पहले मैं सोचता था कि ये शायद हो सकता है स्ट्रैटेजी हो कि इन लोगों को अपनी तरफ करा जाए, या मतलब इनको सॉफन देम अप, क्योंकि हार्डलाइन पोजीशंस ये सब लेते हैं। जी। बट मेरी अब सोच मेरे को ये कहती है, मेरी सोच कहती है कि थोड़ी बहुत इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी है बीजेपी के अंदर, इन टर्म्स ऑफ कि हमें वाहवाही चाहिए लिबरल लॉट से, कि जब तक लिबरल लॉट जो है हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे कि आपने कितना जबरदस्त काम किया डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब आप देखिए, जब ये उदाहरण देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, हम्म। तो वही कमेंट्री कि शशि थरूर साहब वो जो है हमारे साइड आ गए और वो देखो बाहर जाके भारत की वो मतलब तारीफें कर रहे हैं गुणगान और कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात। शशि थरूर, द ग्रेट नॉवेलिस्ट, द ग्रेट कमेंटेटर, द मोस्ट आर्टिकुलेट पर्सन, द मोस्ट लिबरल पर्सन इन इंडिया, तो बड़े सब खुश हो रहे थे। तो ये एक इनफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी है, पूरा नहीं गया बीजेपी के अंदर। हम्म। नहीं, दिस यूर इज माय ओन थिंकिंग। राइट। नो नो, यूर एब्सोल्युटली राइट। ये तो हमारे डिस्कशंस का क्लोज ग्रुप डिस्कशंस हो या पब्लिक डिस्कशंस का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। एंड ऐसे सिर्फ एक आध नहीं, बहुत से एग्जाम्पल्स बहुत हैं। सारे, बहुत बहुत सारे। सारे एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा मूव करते हैं केरल में, क्योंकि आपने शशि थरूर की बात की, तो लेट्स क्विकली एनालाइज एंड असेस कि ये हुआ क्या है। सडनली जो है कम्युनिस्ट पार्टीज अपना स्ट्रांग होल्ड जो है खोती दिख रही हैं। बंगाल से देव बीन अप्रूटेड, दो सम पीपल से कि नहीं नहीं अप्रूट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आई फील केरला में भी शुरुआत हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की विन को केरला में? केरला इज नॉट, केरला में कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज केरला का इतिहास ही ये है, इलेक्ट्रल हिस्ट्री। एक टर्म में आपके कम्युनिस्ट आएंगे, दूसरे टर्म में आपकी कांग्रेस आएगी, तो ये तो हाँ, इनका चलता रहता है मोरलेस, हाँ। मोरलेस। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। अ, अ, विजयन के काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी। कांग्रेस का मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी वायनाड से जब वो मतलब जीते हैं, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि इसी पीपल, और एक आप भूलिए मत, केरला इज आल्सो होम टू अ लॉट ऑफ पीपल हु गो टू द गल्फ, और गल्फ हम्म। से जो है वो अपनी मतलब रोजी रोटी कमा के आके, मैं आई हैव ट्रैवल बाय रोड इन केरला, लिपिका, एंड आई हम्म। हैव टू टेल यू, I am so surprised. The one of the best roads network which I've seen in Kerala. Houses आप देखिए तो मल्टी कलर्ड हाउसेस, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, मतलब गल्फ मनी।
तो कहीं पर जो है वहां पर ये दिस अलाइनमेंट विद द सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर कांग्रेस हिस्टोरिकली लेगेसी कम्युनिस्ट थिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और हाँ, जो हाई कास्ट हिंदूज भी हैं वहां पर हैं, जो आपके हैं, दे आर आरएसएस के कार्डर्स हैं। और आरएसएस कार्डर्स पे काफी जुल्म हो चुका है केरला में, वो भी सच्चाई है। बट दे आर नॉट इन सफिशिएंट नंबर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आ रहा करेक्ट। है, अब जैसे तिरुवनंतपुरम में मतलब बीजेपी का जो है बोलबाला चल रहा है। देर आर स्मॉल पॉकेट्स जहां पर हो रहा है। सो बीजेपी इज स्लोली गेनिंग ग्राउंड इन केरला, मगर टाइम लगेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा। एज ए सेट हिस्टोरिकल लेगेसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कम्युनिस्ट और कांग्रेस की। और उसमें कोई ये नहीं है कि एक पार्टी उनकी उनका ये उनका यही होता है, एक टर्म में कम्युनिस्ट आ जाएंगे, दूसरे टर्म में कांग्रेस आ जाएगी। हम्म। तो हम्म। यहाँ पर टाइम लगेगा आपको। दिस इज आई थिंक अ 20-25 ईयर 20 ईयर प्रोजेक्ट फॉर द बीजेपी। जी, जी। अ, क्योंकि हमारी जो है चर्चा अभी तक मोस्टली इंट्रिंसिक रही है विद इन जी। इंडिया एंड क्या हो रहा है। और मुझे लगता है पूरा का पूरा देश पिछले 15-20 दिनों से सिर्फ इसी में उलझा हुआ था। तो थोड़ा सा इस सेशन की जो है, वी मूव दिस सेशन टुवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनली। श्योर। आज ही ट्रम्प ने जो है ट्वीट करके मोदी जी को बधाई बधाई दी है बंगाल के लिए। तो सडनली वापस से ट्रम्प फोकस में आ गए हैं हमारे लिए, और हमें रियलाइज हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है दी मार्केट्स आर गोइंग completely berserk. बिल्कुल। हाउ डू यू सी जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं ईरान और यूएस के बीच में विद पाकिस्तान रोल, यू नो, एंड ट्रम्प का अपना मजाक बना हुआ है कंट्री में। आई थिंक हिज सपोर्टर्स आर आल्सो नाउ, यू नो, या रेजिंग कंसर्न्स। या तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान और यूएस की वॉर का क्या चल रहा है। ईरान यूएस की जो वॉर है, और देखिए अब मजे की बात ये है, आप भी कह रही हैं ईरान यूएस, इसराइल को तो सब भूल गए अब मतलब। आई तो ये नो। तो ट्रू। इसराइल और ने बेचारी जीसीसी कंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं करता, जब सबसे ज्यादा तबाही वहां पे भी बहुत हुई है बाय द वे। करेक्ट, करेक्ट। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई। हम्म। तो एक जो धारणा चल रही थी कि ट्रम्प को एक ऑफ रैम्प चाहिए, एक एक्सक्यूज चाहिए कि भैया ये जो है मैं निकलूं इस जंजाल से जो ये गल्फ वॉर के अंदर हो चुका है। वो अभी उसको ठीक तरह से मिल नहीं रहा। अब ये 14 पॉइंट उसने अपना एक प्लान दिया है, और ईरान कह रहा है कि वी आर गोइंग ओवर इट। करेक्ट। अब आप चीज देखिए, अब आप एक चीज देखिए, यही कुछ हफ्ते पहले पीट हेक्सेथ और ट्रम्प, हमने इनको ठोक दिया, इनका बुरा हाल कर दिया, दे आर लाइक फिनिश्ड फॉरएवर, की सिविलाइजेशन उड़ा दी एंड ऑल दैट। और अब जो है ईरान इज थिंकिंग अबाउट द 14 पॉइंट प्रोग्राम, कि मतलब वो अपना टाइम लेके सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सी बात है, ईरान स्ट्रेटेजिकली हैज वन, मिलिटरली उनको बहुत नुकसान हुआ है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट स्ट्रेटेजिकली दे हैव वन। सिंपल सी बात है, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका खुला रहता था, वो अब बंद है, वो ईरान के अभी भी कंट्रोल में, वेदर वी लाइक इट और। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो रही है कि Iranians have shown that they are very skillful negotiators, very skillful negotiators. मतलब हाँ, मैं तो आई एम तो सो सरप्राइज, जो हमें अब ईरान के बारे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ही। और बाय द वे, मैं एक पाकिस्तान का जो वो कनेक्शन है, वो भी मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। कई लोग भारत में समझ रहे हैं कि ये आसिम मुनीर जो बीच में घुसा हुआ है, दिस इज बैड फॉर इंडिया, ईरानियंस उससे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज, सबको ये दिलासा देना चाहूंगा कि the Iranians are also using Asim Munir. They have no love lost for Pakistan. They know exactly what Pakistan is by the way. लेकिन बॉर्डर जो है ईरान और पाकिस्तान का मिलता है साथ साथ। राइट नाउ ईरान डजंट वांट टू ओपन मेनी फ्रंट्स, और उनको ये भी पता है कि आसिम मुनीर सबसे बड़ा चमचा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो उसको यूज कर रहे हैं। The Asim Munir thinks he's using the Iranians to get Pakistan's way. I think it's the contrary situation it's not where a way. Iran is using Asim Munir to get their way. क्योंकि उनकी अच्छा। जो नेगोशिएशन जो स्किल लेवल्स हैं, वो एक डिफरेंट लेवल के ही हैं। तो हम्म। अब हालत क्या है, उसको मैं आपको एक उसका एक आपको ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट बता देता हूँ संक्षिप्त में। Iran will
emerge as a regional power, अभी नहीं तो बाद में, there is no question about. And in some capacity or the other, they will control the Strait of Hormuz. क्योंकि खून जिसे कहते हैं ना, उनके अब वो लग गया है, तो वो अब इसको नहीं छोड़ने वाले। चाहे हाँ, यूएस अपनी मनवा ले या जो भी कर ले, चाहे वो हो जाए ना हो, मगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे कोई ना कोई अपना कंट्रोल रखेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर जबरदस्त फूट पड़ गई। हाँ, मतलब यूएई अपने रास्ते पे चल रहा है और सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन और ये सब कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे कुवैत अलग रास्ते पे चल पड़ी हैं। और मैं आपको जो आपकी हेडलाइन न्यूज वाली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी है कि यू आर नाउ लुकिंग in the next few weeks and months an axis emerging of UAE, Israel, and hold your breath, India. ओह! ओके। यूएई और इज़राइल तो हो चुका है। वी जस्ट गॉट द India न्यूज़। will be an integral part of it. हुँ, मगर इंडिया की आप देखना डिप्लोमेसी कितनी जबरदस्त होगी, इसके बावजूद भी they will still have good relations with Saudi Arabia, with Qatar, with Bahrain, and also with Iran. अच्छा। This is, I am predicting this. और इसकी वजह है, यूएई अब आपके साथ आई थिंक दे आर वेरी क्लोज टू हैविंग अ डिफेंस कोऑपरेशन, अ डिफेंस अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया। इसराइल के साथ तो है ही। हुँ, इसराइल के उनके सिस्टम्स ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पर, जो उनके मतलब जो उनका आयरन डोम है, शील्ड, ये वो सब आ चुके हैं। बट दे आर ऑल्सो इन टॉक्स विद इंडिया की आकाश जो हमारे सिस्टम्स हैं और मिसाइल्स, ये वो वहां पर भी तैनात करना चाहते हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ, एक तो ये है। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज वाली डेवलपमेंट है, आप मानेंगे नहीं इस बात को दीपिका, सऊदी अरेबिया और कुवैत हैज क्लोज द एयर स्पेस फॉर अमेरिका। ओह! आई डिडन्ट नो, आई मिस्ड दैट न्यूज़। दे हैव अच्छा। क्लोज द एयर स्पेस फॉर अमेरिका, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है हाँ, कि ये कंट्रीज को अब एहसास हो गया, इनको अब समझ आ गई है कि उनकी जितने यहाँ बेसेस थे, अमेरिका हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता नहीं कर सकते। लड़ाई के दौरान। और वो बेसिस, अब जो नए फोटोग्राफिक सैटेलाइट जो इमेजेस आ रही हैं, वो क्लियर हो चुका है कि मोस्ट ऑफ दीज बेसिस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इरानियन मिसाइल। ईरानीज़, हाँ। जब आप, और अब अमेरिका ने करना क्या, अगर आपको बेसिस दोबारा बनवाने हैं, अगर सपोजिंग लड़ाई बिल्कुल रुक जाती है और यूएस की बेसिस बनेंगे, तो अमेरिका ने तो ट्रम्प बहादुर ने तो वही कहना है कि भैया ऐसा है कि आप अपने पैसे खर्च करो, बेसिस बनाओ और हमारे ट्रूप्स को रखो। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू फंड दोस बेसिस। नाउ ऑफ़ दीज कोर्स। कंट्रीज आर हुँ, नॉट इन, क्योंकि उनको समझ आ गई ये तो कोई फायदा तो है नहीं। ये जरूर हो सकता है कि वो हथियार अमेरिका से ले, यूए भी लेगा, सब कुछ लेगा, मगर बेसिस मुझे नहीं लगता अब अमेरिकन बेसिस वहां पर रहेंगे, विच हैज implications फॉर अमेरिका एंड इट्स बेसिस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये बहुत जबरदस्त दो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तीन हुँ, डेवलपमेंट्स, इसको समराइज कर लेते हैं। एक तो ईरान विल डेफिनेटली इमर्ज एज अ रीजनल पावर। नंबर टू, जीसीसी कंट्रीज में जबरदस्त फूट है इस टाइम। जीसीसी कंट्रीज अब अपना रास्ता सोच रही हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रही हैं कि अमेरिका में हमने सब पैसे डाले हुए हैं, क्या हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, वो दे आर थिंकिंग। एंड मे बी, एज आई सेड, a UAE Israel India axis might emerge there also. And lastly, fourth important development is कि अल्टीमेटली पाकिस्तान अपने वही भिखारी के रोल में आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। मतलब वो जितना भी आसिफ मुनीर उछल उछल के, मतलब जैसे लंगूरों जैसे कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है कि भैया मैं मीडिएटर, मैं फैसिलिटेटर, मैं सब कुछ बन गया, ईरान इज यूजिंग आसिफ मुनीर। हाँ, वंस द पर्पस इज सॉल्व्ड, एक सम काइंड ऑफ सेंसिबल ट्रीटी इमर्जेस बिटवीन यूएस एंड ईरान, उन्होंने आसिफ मुनीर को कहना है भाग भाई तू, हमें तेरी जरूरत। they have no love lost for Pakistan and us. I can tell you that they know he is an agent of the US administration. उनको हाँ, पता है ईरान। और सबसे जबरदस्त गेम इस टाइम ईरानियंस खेल, खेल रहा है। सबसे जबरदस्त गेम वो खेल। So this is हाउ your Iran situation. बट हाउ डू यू सी ईरान इमर्जिंग एज़ अ power in that region, working for India? Will it work positively or negatively? I'll tell you a very simple thing. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जो पूरी कोस्ट लाइन है ईरान की, जो शिप है
अब लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका यहाँ से वो कर देगा, ब्लॉकेड कर देगा, ये कर देगा, दैट इज 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट। हाँ, 1500 किलोमीटर का मतलब आपको अपने ट्रूप्स को वहां उतारना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा कि आप ईरान को रोक लें, क्योंकि 1500 किलोमीटर में वो कहीं से भी एक ड्रोन फेंक सकते हैं, आप माइंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो आपके मर्चेंट शिप्स हैं, जितने आपके कार्गो शिप्स हैं, उनको उड़ा सकते हैं। 1500 किलोमीटर का उनके पास है पूरा स्प्रेड, उसमें वो कहीं पर किसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। 1500 किलोमीटर में आपको कम से कम 500,000 और 1 मिलियन के करीब ट्रूप्स आपको लगाने पड़ेंगे, कि अगर आपको कंट्रोल करना पड़े, कौन करेगा? अमेरिका कांट डू इट, ट्रू। नोबडी कैन डू। हुँ, दैट इज व्हाई जब वो कह रहे हैं कि वी कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये एक चेक पॉइंट था ना, कि लोग समझते हैं कि जैसे दिल्ली गुड़गांव के बीच में गए तो एक चेक पॉइंट आ एक गया आ और गया, उसको एक कंट्रोल करके इरानियन खड़े हुए हैं। इट इज अ इट इज अ कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, दैट इज व्हाई दे कंट्रोल इट। तो वो तो ईरान करेगा, क्योंकि उनको, जैसे मैं कहता हूँ, खून लग गया है। अब वो कहते हैं कि भैया ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, हम तो पूरी यहाँ पर जितनी जो ट्रैफिक है, शिपिंग ट्रैफिक, कार्गो ट्रैफिक, वी विल कंट्रोल इट, हम पैसे भी बनाएंगे और दादागिरी भी यहाँ पर करेंगे, तो उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। ईरान विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, ये जरूर है कि फुजारिया और पाइपलाइंस, ये वो सब, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिफोर यू डाइवर्सिफाई जो सप्लाई लाइंस है। बट एट द मोमेंट, in the next few years, Iran will call the shots in this region. और ऊपर से जैसे मैंने आपको समझाया कि जीसीसी कंट्रीज में फूट पड़ गई है जबरदस्त, अमेरिका के साथ इनके रिलेशन जो हैं डगमगा गए हैं, और यूएई बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, अपना वो जिसे कहते हैं अपना रास्ता उन्होंने देखो, वो उसमें से निकल गए हैं, कार्टेल में से, आपका करेक्ट। हुँ, ओपेक में से। दे वांट नथिंग टू डू विद कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, दो तुमने करना है, करो। भारत को फायदा क्या होगा कि अनइंटरप्टेड खुला सप्लाई आपको यूएई से आए, ओके, खुली, मतलब एट गुड रेट्स। तो आपको एक तरफ रशिया से आपको तेल मिलेगा, और आपको यूएई से मिलेगा दबा के। तो भारत में कोई शॉर्टेज का मतलब ही नहीं होगा इवेंचुअली। सिक्योरिटी सिचुएशन मैंने बताया है, इजराइल विल कम इनटू, हैज ऑलरेडी कम इनटू द पिक्चर इन अ वेरी क्वाइट, इन अ वेरी डिटरमिन्ड वे। इंडिया विल आल्सो एंटर द पिक्चर, आई एम प्रेडिक्टिंग दैट। तो ये चलिए। सब। इस प्रोडिक्शन का जो है, मुझे तो जहाँ तक समझ आया है, हमारे लिए एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा। और इस प्रेडिक्शन के साथ ही मैं आज प्रोबब्ली इस कन्वर्सेशन को विराम दूँगी। जग्गी सर, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। आई थिंक योर इनसाइट्स आर वेरी, वेरी डिफरेंट एंड नुआंस्ड, एंड उन नुआंसेस को समझने में आप इतनी ईज़िली उनको समझा देते हैं कि मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स इसीलिए एन्जॉय करते हैं आपके पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग मी टुडे। और एक बार फिर प्रोबेबली हफ्ते 10 दिन में हम फिर जुड़ेंगे फॉल्ट लाइन्स के अगले एपिसोड के साथ। उसके तब तक आई थिंक हम दोनों की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालें ताकि हम अगली बार उन्हें ले सकें। इस बार मैं लाइव कमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी समझनी है इस सॉफ्टवेयर को लेकर, लेकिन अगली बार से हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि लाइव कमेंट्स लें। तब तक नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, Lipika, and thank you to all our viewers, to all our wonderful viewers. Thank you so much.